वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके यहाँ पर CTET का कंप्लीट कोर्स लॉन्च है। तो आज हम आपके यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके टैग वर्ड्स या फिर कह सकते हो कीवर्ड्स। कीवर्ड्स से आपका CTET बहुत ईजी हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपको कीवर्ड्स ही पढ़ने हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको 9 बजे डेली सिलेक्शन सीरीज में क्वेश्चन कराती हूँ, अगर आप उन कीवर्ड को पकड़ लेते हो तो CTET आपका क्लियर होने से नहीं रुकने वाला। ठीक है, आराम से आपका CTET क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको समझने होंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज कीवर्ड, प्लस जो आपके डायरेक्ट CTET पूछता है। और याद रखना, CTET जो है क्वेश्चन सोल्व करने पे ही बेस है। अगर आपने क्वेश्चन सोल्व करना सीख लिया तो आपका CTET पास है। किस प्रकार से सोल्व करोगे, ये जो आपको मैं स्क्रीन पे टैग वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। इन एक एक कीवर्ड को हम समझने वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, सबसे बेस्ट या सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो हमेशा जो सबसे पॉजिटिव होगा वही आंसर होगा। और आपसे पूछा कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता या नेगेटिव चीजें पूछिए, तो हमेशा नेगेटिव वाला आंसर होगा। और ये अगर आप ये मेथड अपनाते हो ना, तो CTET आपके लिए इजी हो जाएगा। और जो चीज हमारे लिए इजी हो जाती है उसे हम आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा मेन फोकस या मकसद यही है कि आपके लिए CTET को बहुत ईजी बना के आपको दे दूं। तो वही काम मैं कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आप अगर 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज में नहीं जुड़ते, रोज रात को 9 बजे आपकी सिलेक्शन सीरीज होती है, इसे आपको ज्वाइन करना है। प्लस आपका जो CDP का डिटेल कोर्स है आप उसे देख लो। ठीक है, आराम से CTET पास हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके यहाँ पर हिंदी पेडागोजी है वो मैं आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ। लैंग्वेज पेडागोजी कंप्लीट हो गई। ना सिर्फ वो आपको यहाँ पर 30 नंबर बल्कि दूसरी लैंग्वेज में भी हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज की पेडागोजी सेम है। CTET के सिलेबस में 1% भी अंतर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लेव वाइगोस्की। ठीक है, 3-4 आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वाइगोस्की, कोलबर्ग और पियाजे। ठीक है, ये 3 ऐसी है, कोई ऐसा पेपर ही नहीं बना जिसमें इन 3 से क्वेश्चन ना आए हो, कोई भी नहीं बना। आपको यकीन नहीं होता तो मैंने आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है PYQ की। बहुत से बच्चे कहते हैं मैम PYQ नहीं मिल रहे, कहाँ से मिलेंगे? तो PYQ की पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको दे रखी है। ठीक है, और PDF जो है आपकी टेस्ट वाले चैनल पर मैं शेयर कर दूंगी। CTET का जो आपका टेस्ट होता है जहां पर डेली, उसमें जो है मैं आपकी PDF शेयर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आपका लिव वाइगोस्की। तो हमें क्या करना है, वाइगोस्की के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समाज। कहीं पर समाज दिखे और आपका लिव वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आंख बंद करके लगा देना। आगे इन्होंने बात की थी सहयोग की परस्परता की। इन्होंने कहा कि बच्चा सहयोग की भावना से सीखता है, तो इन्होंने सहयोगी अधिगम की भी बात की। तो कहीं पर मिले 4 ऑप्शन में कि लिव वाइगोस्की के अनुसार कौन सा आंसर होगा, उसमें लिखा है कि बच्चा जो है एक दूसरे के सहयोग की भावना, हेल्प के साथ सीखता है, तो हमेशा वही आंसर होगा। आगे आपका सक्रिय भागीदारी। इनका मानना था कि बच्चा जितना ज्यादा एक्टिव होगा, जितना ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, उतना ज्यादा बच्चा लर्निंग करेगा, उतना ज्यादा सीखेगा। तो याद रखना, ये वैसे भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। आगे बात करेंगे आपका सहयोग देना। इन्होंने वही बताया कि हमें क्या करना है, हेल्प देनी है, बच्चों को सहयोग देना है। ठीक है, अनुकरण की इन्होंने बात की कि बच्चा जैसा देखता है वैसा सीखता है। अनुकरण को आप कह सकते हो नकल करना। ठीक है, आपने जो चीज जैसे देखी आपने उसकी नकल कर ली। ठीक है, बच्चा अनुकरण से भी सीखता है। सांस्कृतिक और भाषा, ये 2 पॉइंट इन्होंने दिए है, ना तो कोलबर्ग ने दिए ना ही पियाजे ने, लेकिन ये 2 की पॉइंट जो है इनके द्वारा ही दिए गए। तो ये आपका कई बार सीधा एग्जाम में आता है, भाषा पर फोकस किसने किया, संस्कृति पे फोकस किसने किया, समाज पे फोकस किसने किया, तो आपका लेव वाइगोस्की ने किया। इन्होंने जो है आपका सहयोगी प्रोजेक्ट की बात की। और इनका जो 3-4 की पॉइंट है, स्कैप फोल्डिंग, मचान, आपका पार्ड ढांचा या फिर ZPD। ठीक है, ZPD पूरा डिटेल में मैंने आपको कराया। ठीक है, आप PYQ की क्लासेस में मैंने कराया, बहुत अच्छे से समझाया है ना, कि किस प्रकार से जो बच्चे ZPD, आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है, कैसे पूछ सकता है, ये मैंने सब आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप जाकर चेक कर लेना। तो ये थे आपके लिव वाइगोस्की से, कोई भी इस टाइप का है तो आप आराम से कर लेना। अब बात करें, आपका सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे कौन, वाइगोस्की। इनके वाइगोस्की मंडल के नेता थे। और इन्होंने मानव की सांस्कृतिक, जैविक, सामाजिक विकास, पूछा जाए कौन सा सिद्धांत दिया, तो याद रखना सांस्कृतिक और जैव, आपका जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका याद रखना है। तो इन्होंने जो है इनके सिद्धांत को दूसरे नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम था सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान, इन्हें कहा गया। ठीक है, इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को। तो ये 2-3 नाम याद रखना, सांस्कृतिक, जैव सामाजिक या फिर सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान। ठीक है, ये इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, ये रहे आपके लेव
वाई कोस की। ठीक है, चलो अब बात करेंगे जीन प्याजे। कोई ऐसा पेपर देखा है आपने जिसमें जीन प्याजे से क्वेश्चन ना आया हो? ऐसा है ही नहीं, कोई भी सीटेट का पेपर नहीं है। आप ये कह दो कि मैम इस पेपर में नहीं आया, मैं मान ही नहीं सकती और मैं आपको दिखा दूंगी सभी पेपर में। ठीक है, अब बात करेंगे आपका विचार। इन्होंने किस पे फोकस किया? विचार पे फोकस किया। इनका मानना था कि सबके अंदर विचार तो समान है। अब मान लीजिए 2 साल के बच्चे के अंदर भी उतने ही विचार हैं जितना कि आपके 22 साल के लड़के के अंदर, लेकिन ये 2 साल का बच्चा सोचेगा मुझे भूख लगी है, मुझे आपका दूध पीना है। ये 2 साल का बच्चा सोचेगा वो क्या है, मुझे गेंद, ये इस प्रकार की वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग सोचता है। वहीं 22 साल का लड़का क्या सोचेगा कि भाई मुझे जॉब लेनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो क्या है, आपका विचार तो सेम है लेकिन सोचने का तरीका अलग है, मतलब गुणात्मक रूप से अलग है। इस बार सीटेट में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। ठीक है, गुणात्मक रूप से आपका अलग है। विचार तो सेम है, मात्रा सेम है, विचार की मात्रा सेम है। अगर मान लीजिए 2 साल के बच्चे के अंदर 2 किलो विचार है तो 22 साल के बच्चे के अंदर भी 2 किलो विचार मिलेंगे। ठीक है, वैसे आप तोल नहीं सकते लेकिन मैं आपको एज ए एग्जाम्पल समझा रही हूँ। आगे अनुकूलन कहीं पर दिखे सीधा प्याजे। ठीक है, स्कीमा कहीं पर दिखे प्याजे। स्कीमा में क्या होता है कि आपके जो बहुत सारे ठोट है, जैसे कि आपके फोल्डर होते हैं कंप्यूटर में आपने फोल्डर बना दिया, सीडीपी का फोल्डर है, या आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करोगे, मैंने सीडीपी की अलग बनाई है, पीवाईक्यू की अलग बनाई है। ठीक है, मैंने हिंदी पेडागोजी की अलग बनाई है। ठीक है, हिंदी की अलग बनाई है, मैंने सीटेट की अलग, नोटिफिकेशन की अलग। तो मैंने इस प्रकार से आपके फोल्डर डिवाइड किए। क्यों? क्योंकि अब आप आओगे और आप ढूंढोगे, आपने ढूंढा सीडीपी की तो आपको बाहर ही दिख गई सीडीपी की प्लेलिस्ट, आपने हिंदी की प्लेलिस्ट देखी, ऐसे अलग अलग मिल गई, सारी चीजें मिल गई एक ही फोल्डर पर, एक ही चैनल पर। तो क्या है, ये ही आपका स्कीम होता है। हमारे माइंड में हर एक छोटे छोटे फोल्डर बने हुए होते हैं, हमारे स्कीमा में हर एक फोल्डर बना होगा, हमें जब जिसकी जरूरत पड़ती है हम यूज करते हैं। अब मान लीजिए जब आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो तो आप उसी प्रकार से सीरियस होकर पढ़ रहे हो, लेकिन जहाँ पर हंसी का माहौल होता है, आपको कुछ याद करना रहता है, सब आपके माइंड में चीजें फिक्स है, आपको नहीं पता, लेकिन हमारे फोल्डर में सारी चीजें आपकी अच्छी तरीके से सेट है। अगर ये मिक्स हो जाएगी ना तो पागल हो जाओगे आप। ठीक है, मान लीजिए अब मैं बात आपसे पढ़ाई की कर रही हूँ, आप मुझे घर गृहस्थी की बात बता रहे हो। अब मैं आपसे बात सीडीपी की कर रही हूँ, आप मुझे सामाजिक का ज्ञान दे रहे हो। तो ये क्या है, हमें ऐसे बीच में कंफ्यूज नहीं होता, इसी वजह से हमारा स्कीम होता है, ये हमारे विचार को अलग अलग फोल्डर में बनाकर रखता है। चलो, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहा? ज्ञान निर्माण कहा। इन्होंने कहा बच्चे जो है अपना ज्ञान निर्माण खुद से करते हैं, संकल्पना, अपना कॉन्सेप्ट डेवलप खुद से करेंगे। ठीक है, ये की पॉइंट आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है भाई, फिर ये बाद में मत कहना कि मैम हमारा सीटेट में ये प्रॉब्लम होगी। मैं लिख के देती हूँ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट। इससे ज्यादा कौन देगा आपको? कोई गारंटी नहीं देता यूट्यूब पे, लेकिन मैं दे रही हूँ, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। आगे आपका विस्थापन। ठीक है, और विस्थापन मतलब यही कि किस प्रकार से चीजें आपकी डिसाइड होती है, डेवलप होती है, निर्माण होता है। ठीक है, आगे आपका यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास, ये तो आप सभी को पता है, प्याजे के द्वारा दिया गया सिद्धांत ही संज्ञानात्मक विकास है। इन्होंने नैतिक विकास पे भी काम किया, ऐसा नहीं कि इन्होंने नैतिक विकास पे काम नहीं किया, लेकिन नैतिक विकास छोड़ दिया था, फिर ये संज्ञानात्मक पे चले गए और नैतिक विकास को पूरा किया कोलबर्ग ने। ये भी याद रखना, जीन प्याजे का नैतिक आपका सिद्धांत भी होता है। ठीक है, चलो आगे आपका संज्ञानात्मक विकास, इसमें आपकी स्टेज है, 4 स्टेज होती है। आपका सेंसरी, ठीक है, इसके बाद प्री ऑपरेशनल, ठीक है, और इसके बाद आपका होता है कंक्रीट और आपका फॉर्मर। ठीक है, ये मैंने आपको सब डिटेल में कराया हुआ है, आप देख लेना, वरना मैं आपको जल्दी इसकी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि ये सिलेक्शन की कह सकते हो बिल्कुल। आगे बात करेंगे समावेशन की, बात करते हैं ये समायोजन, सोच, चिंतन, रचनात्मक व कल्पना। ये जितने भी की पॉइंट है, जितने भी संज्ञानात्मक के विचार है या पार्ट है या जो भी आयाम है, वो सब आपके जीन प्याजे के हो जाएंगे। क्योंकि संज्ञान कॉग्निटिव में क्या आता है? आपका सोचना, थिंकिंग करना, आपका क्रिएटिविटी, आपकी कल्पना, वो सब इसी के अंदर आएगी। इतना समझ में आया? बताइए भाई। चलो अब बात करेंगे जीन प्याजे के अनुसार कौन सा सिद्धांत दिया गया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। मानव बुद्धि के प्रकृति और उसके विकास से संबंधित एक इन्होंने क्या दिया? स्वच्छ, निर्मल तथा उज्जवल सिद्धांत माना जाता है। प्याजे का मानना था कि, यहां से समझो कि व्यक्ति जो है विकास के, उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्याजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसमें अपनी स्टेज दी है। ठीक है, विकास की स्टेज डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? जीन प्याजे की। तो डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी प्याजे के द्वारा दी गई है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में बताता है कि हम ज्ञान कैसे ग्रहण करते हैं, यह मानव कैसे ग्रहण ज्ञान जो है अर्जन करता है, कैसे सीखता है,
कैसे एक एक करके जोड़ता है और इसका उपयोग करता है, यही है आपका संज्ञान, यही है आपका प्याजे। प्याजे ने बताया कि हम कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं, उसे फिर आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हो। जैसे कि अभी बताया स्कीमा में, अब मैंने बताया सीडीपी की क्लास हो रही, तो आप सीडीपी कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में दौड़ाओगे, घुमाओगे। तो ये क्या है, आपने अपनी चीज़ों को यूज़ किया, सीखा और आपने उसका प्रयोग किया। ये किसने कहा, प्याजे ने। चलो, इनके द्वारा कुछ बुक थी, एक बार आपका पूछा भी गया था कौन सी बुक थी। तो ये जो बुक है ना, ये जितने भी बुक है सब आपके प्याजे जी ने लिखी है। आपका 6 साइकोलॉजी ऑफ स्टडी, ये आपका पूछा जा चुका है। कोग्निटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आपका आया है यूपी टेट में, ठीक है। मैं ये नहीं कहती सी टेट में थ्योरीज आती है, नहीं आती आपकी, ये मतलब ना तो आपकी बुक्स आती है और ना ही डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन आप एक बार इसे नज़र दौड़ा लेना, क्योंकि ना सिर्फ आपको सी टेट बल्कि आगे भी आपके काम आएगी। आगे बात करेंगे आपका, इन्होंने आत्मसाती, आपका समायोजन और संतुलीकरण, ये 3 ऐसे की पॉइंट है, इन पे ही पूरा आपकी थ्योरीज घूमती है, ठीक है। एस्लिमेशन, एकमडेशन और इल्यूबरेशन, ठीक है। इन तीनों का नाम याद रखना, ये तीनों कहीं पर दिख गए ना तो भाई यहाँ पर आपके प्याजे साहब है, ठीक है। प्याजे साहब के बारे में पूछा है। आगे इनकी 4 व्यवस्था, ठीक है, इनके द्वारा 4 जो है अवस्था दी गई। 4 अवस्थाओं में इन्होंने अपने विकास को बांटा है। सबसे पहला संवेदी, जो बताया सेंसरी, आपका पूर्व संक्रियात्मक जो कि प्री ऑपरेशनल, थर्ड है आपका मूल संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और आपका एमूर्त मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल। अब इनका एक तो याद रखो टाइम पीरियड क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष, ये इस बार भी आया था सी टेट में, और आपका 7 से 12 वर्ष और 12 से 15 वर्ष। ना सिर्फ आपसे ये पूछेगा इसकी अवस्था, इसका टाइम पीरियड, बल्कि ये भी पूछेगा कि पूर्व संक्रियात्मक में कौन सा आता है, वस्तु स्थायित्व किसमें है, जीववाद किसमें है, बच्चा जो है अमूर्त चिंतन कहाँ पर करता है, बच्चा जो है लॉजिक कहाँ पर लगाता है। तो इस प्रकार से ये भी इनके अंदर डिटेल में पूछा जाता है। तो ये तो आपकी एक की पॉइंट की क्लास है, तो मैं इन्हें आपको डिटेल में थ्योरीज में करा दूंगी किसके अंदर क्या की पॉइंट है। चलो, अब बात करेंगे आपके अगेन कुछ और इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स, जैसे ये बाल केंद्रित शिक्षा व्यवहार, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। सीडीपी में सबसे ज़्यादा ये ही पूछा जाता है। ये कब से आपका आने लगा, जब से आपका एनसीएफ 2005 आया, क्योंकि एनसीएफ 2005 ने क्लियर कर दिया कि बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा दो, बच्चों के अकॉर्डिंग आपको शिक्षा करानी है। अपना दिमाग या फिर टीचरों की बुद्धि नहीं होनी चाहिए, हमें बच्चों के अकॉर्डिंग काम करना है। हमें टीचर को आरामदायक स्थिति में नहीं रहना कि टीचर का जो मन करा वो टीचर ने पढ़ा दिया, नहीं भाई, बच्चे भगवान है, में बच्चों को देख के काम करना है, ठीक है। याद रखना, सीटेट पास करना है तो बच्चे भगवान है आपके लिए। आगे व्यवहारिकता कुशलता, मतलब ऐसा काम करना, ऐसी लर्निंग सिखाना बच्चों को जो अपने व्यवहार में बच्चा यूज कर सके। वही वास्तविक जीवन में या फिर दैनिक जीवन से जोड़ना, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टैग वर्ड, ठीक है। हमें क्या करना है, बच्चों को वास्तविक जीवन में जोड़ना है, इसी वजह से हम सिखा रहे हैं। अगर उनकी लर्निंग उनके लिए ही काम नहीं आएगी तो क्या लर्निंग है। अब मान लीजिए मैं आपको सिखा रही हूँ, मुझे पता है आपका सीटेट डेफिनेटली पास हो जाएगा, सीटेट नहीं रुकने वाला, तो मेरा क्या है, सीटेट आप क्लास क्यों कर रहे हो, क्योंकि सीटेट पास हो जाएगा इसलिए क्लास कर रहे हो। सीटेट पास हो गया तो आपका क्लास लेने का मकसद भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही अगर हम बच्चों को लर्निंग करा रहे हैं, अगर उनका वास्तविक जीवन, उनका जीवन ही सफल ना हो तो क्या फायदा, ठीक है। आगे प्रोत्साहन में जिज्ञासा, अगर बच्चे जिज्ञासु है बहुत ही अच्छी बात है। जिज्ञासु का मतलब बच्चे खुद से सीखना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए मैं तो आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ और आपके मन में है ही नहीं कि मैं सीटेट पास करूँ, तो क्या आप सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे। तो जब तक आपके मन में ना हो, आपके मन में जिज्ञासा ना हो, आपको प्रोत्साहन ना मिले, तब तक आप क्लासेस नहीं करते और तब तक फिर आपका सीटेट भी नहीं होता। तो आपको इन चीजों पर फोकस करना है कि बच्चा जिज्ञासु होना चाहिए। आगे लगाव और सम्मान, हमें बच्चों की जितने भी उनकी विभिन्नताएं हैं, चाहे लैंग्वेज से रिलेटेड हो, उनकी भाषा से रिलेटेड हो, या फिर उनका कल्चर है वो हिंदू मुस्लिम कुछ भी, किसी भी कास्ट किसी भी जाति के हैं, हमें सम्मान करना है, हमें उनसे लगाव दिखाना है, ठीक है। हमें कभी भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना, जैसे पुराने टाइम में टीचर करते थे कि ये नीची जाति का है, उच्च जाति का, इसे पढ़ाओ, नीची जाति को नीचे बिठाओ। ये सब चीजें आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत 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 ज्यादा नेगेटिव और होनी भी नहीं चाहिए। आगे बात करेंगे हस्तपरक अनुभव, ये आपका किसके द्वारा दिया गया, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट गांधी जी के द्वारा, ठीक है। बात की इन्होंने 3H की बात की थी, ये भी एक बार पूछा था। 3H में आपका हेड, हैंड और आपका हार्ट, 3 प्रकार की चीज आ जाती है, ठीक है। आपका क्या गया, इसमें फिजिकल भी आ जाएगा, आपका यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड मतलब आपका इमोशनल भी आ जाएगा, ठीक है, और हैंड मतलब क्रियात्मक भी आ जाएगा। तो 3 प्रकार के एच दिए है, ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये याद रखो हस्तपरक अनुभव, क्या करना है बच्चों को, ऐसा अनुभव देना है जो उनकी लाइफ से रिलेटेड हो। हस्तपरक मतलब खुद से उन्होंने गेन किया हो। आगे करके सिखाना, बच्चे को जो भी लर्निंग कराएंगे करके सिखाएंगे तो बच्चा ज्यादा याद रखेगा। अब मान लीजिए आप क्रिकेट के बारे में बच्चों को समझा रहे हो, भाई क्रिकेट ऐसा होता है, इतनी चौड़ाई में इतना बड़ा स्टेडियम, इतने क्रिकेटर ऐसे बॉल फेंकते, ये आपने थ्योरीज बच्चे को बताई,
लेकिन आप ये ना करके आप सीधा बच्चे को क्रिकेट के स्टेडियम में लेके जाओ और उसे 2-4 बॉल खिलवाओ, तो बच्चा सारी चीज समझ जाएगा कि ऐसे बॉलर बॉल फेंकता है, ऐसे बैट्समैन जो है बल्ला मारता है। तो हमें क्या करना है, करके सिखाना है। ठीक है। अगेन आपका सर्वांगीण विकास, भाई आप तो कहोगे मैम ये बहुत ज्यादा, सर्वांगीण विकास, बहु विकास, बहुमुखी विकास, ये कुछ भी कहे आपको आंख बंद करके आंसर लगाना है पॉजिटिव क्वेश्चन का। ठीक है। अब सर्वांगीण विकास में जो भी मैंने आपको विकास के आयाम पढ़ाए हैं सीडीपी के डिटेल कोर्स में, जैसे कि आपका फिजिकल, इमोशनल, आपका सोशल, आपका कोग्निटिव, आपका मोरल, जितने भी आयाम होते हैं विकास के वो सभी आपको यहाँ पर डेवलप कराना है। वही आपका सर्वांगीण विकास है। मतलब सभी प्रकार का विकास आपके अंदर हो। मान लीजिए आप सिर्फ फिजिकली एक्टिव ना हो, आपको इमोशनल, आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि सबके सामने रोए जा रहे हो, सबके सामने पागलों की तरह हंस रहे हो। तो हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए, हमें समाज में उठना बैठना आना चाहिए, हमें अपने माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए, हमें अपने मोरल, हमें अपनी नैतिकता आनी चाहिए। आगे अगर टीचर क्या करे, सामग्री या यूज करे, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं। तो ऐसे दृश्य श्रव्य सामग्री, अगर बच्चा किसी प्रकार की सामग्री यूज करता है तो टीचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर को क्या करना है, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार की सामग्री यूज करना है। इससे बच्चे की लर्निंग और ज्यादा बेटर होगी। इतने पॉइंट क्लियर है। ये बिल्कुल ये मान के चलो सारे पीवाईक्यू को मैं कंगाल खिलाई हूँ, सारे पीवाईक्यू को देखा है, बड़ी मेहनत लगी है इस क्लास में। तो भाई इसके लिए एक बार आप सभी प्लीज लाइक कर दो, ठीक है, और भाई शेयर कर दो इसे। ये बिल्कुल ये मान के चलो बस क्या मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ आपको पता लग जाएगा एग्जाम में। ठीक है। तो एक बार लाइक शेयर कर देना, और भाई कोई नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि सिलेक्शन वाली सीरीज आपको समय पर मिल सके। चलो आगे है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आप सभी ने पढ़ा है। ओपन एंडेड, ये मैंने कल की क्लास में कराया था। ठीक है। एक है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है, जिसके बहुत सारे आंसर हैं। ठीक है। इसमें एक ही एग्जांपल दूंगी मैं बार बार, जैसे कि गांधी जी। अब मैंने पूछा कि गांधी जी के बारे में आप क्या समझते हो, एक बोलेगा भाई गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, उन्होंने जो भी आजादी के लिए किया कोई नहीं कर सकता। दूसरा बोलेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, गांधी जी ने तो अपना मतलब पूरा क्या, गांधी जी ने तो देश का विभाजन किया, गांधी जी ने भगत सिंह को वो करवाया। तो सब बच्चे अलग अलग यहाँ पर विचार दे रहे हैं। वहीं पर कोई कह रहा है कि गांधी जी बहुत अच्छे थे, वो क्रांतिकारी थे, उन्होंने देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दे दिया, ये वो सबने क्या दी, अपनी महाभारत बता दी, सबने अपनी अलग अलग थ्योरी दे दी। कैसे दी, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड का यूज किया, उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग की है। आपके सामने जो भी पक्ष थे आपने उसको एनालाइज किया, आपने बचपन से जो भी गांधी जी के बारे में पढ़ा सुना आपने उसके बेस पे अपनी थिंकिंग बता दी, दूसरे बच्चे ने अपने बेस पे बता दी। तो ये बेस्ट मेथड होता है। यहाँ पर आप अलग अलग चीजें सीख रहे हो, कितनी दिशाओं में आप जा रहे हो। ठीक है। तो ये है आपका ओपन एंडेड। इसे दूसरे नाम से बोला जाता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट अलग अलग दिशा में सोचना, हिंदी में इसे बोलते हैं अपसारी। ठीक है। इसे बोलते हैं आपका अपसारी। ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर लिख दूं, इसे बोलते हैं आपका अपसारी। ठीक है। अपसारी, अपसारी। ठीक है। मतलब डाइवर्जेंट, अलग अलग दिशाओं में सोचना। दूसरा नाम है ओपन एंडेड, मतलब मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप बस यही बोलोगे इसका आंसर यही होगा, नहीं। इसमें आप अपने विचार रख सकते हो। तो ये बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है। और ये बहुत बार पूछा है, सीधा लाइन ही ऐसी की ऐसी आई है। मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड 8 से 12 क्वेश्चन दिखा दूंगी। मैं जितने भी आपके पीवाईक्यू 8 से 12 क्वेश्चन इसी टॉपिक को घुमाया है। चलो इतना समझ में आया। ये था डाइवर्जेंट, अपसारी। अब बात करेंगे आपका क्लोज एंडेड। ठीक है। दूसरा है आपका क्लोज एंडेड, जिसे आपका कन्वर्जेंट कहते हैं, मतलब अभिसारी। हिंदी में भी याद रखना, इंग्लिश में भी, क्योंकि आपकी हिंदी में भी आ जाता है। ठीक है। आपका एसएसटी में अभिसारी करके दे देगा। ठीक है। तो क्लोज एंडेड या फिर आपका कन्वर्जेंट या फिर आपका अभिसारी, इसका मतलब क्या होता है, एक ही उत्तर। ये बच्चा भी सेम देगा, ये बच्चा भी यही उत्तर देगा। ठीक है। ये बीच में क्या है, ये आपका उत्तर है, सब एक ही उत्तर। मैंने पूछा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो सबका आंसर क्या आएगा, पोरबंदर गुजरात। सबका क्या आ गया, पोरबंदर आ गया। ठीक है। तो ये क्या है, आप सभी का एक ही आंसर है। इसमें कोई बच्चा थिंकिंग लगा ही नहीं रहा। बच्चे ने अगर रूट लर्निंग की है तो आंसर होगा, वरना नहीं होगा। तो ये जो है बहुत ही लिमिट में होता है, ये बच्चों के लिए पॉजिटिव कभी नहीं होता। तो ये तो आप नहीं कराओगे, लेकिन आप मुक्त उत्तर वाले पर्सन, मतलब ओपन एंडेड, मतलब डाइवर्जेंट, मतलब अभिसारी, अपसारी। ठीक है। इसे बोलते हैं अपसारी। ठीक है। अब बात करेंगे आपका निदान के बाद उपचार। हम क्या करेंगे, बच्चों को निदान देखेंगे। निदान का मतलब क्या होता है, हमने समस्या का पता लगाया कि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, हमने उपचार करा दिया कि बच्चों की हमने आंखों का चेकअप कराया, दवाई प्रॉपर दिलाई, या फिर हमने बच्चे को आगे बिठा दिया, उसे वहां से दिखने लग गया। तो निदान के बाद ही आपका उपचार मिलता है। उपचार जिसमें समस्या का समाधान हो गया, निदान जिसमें समस्या का पता लगाया।
कंफ्यूज मत होना। निदान में बच्चा सोच लेता है कि निदान में तो सब कुछ हो गया, नहीं, निदान सिर्फ समस्या को बताता है कि बच्चे के अंदर ये समस्या है। आगे बात करेंगे, आत्मनिर्भर बनाना बहुत पॉजिटिव है। आप सभी पढ़ते आ रहे हो कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाओ, तो इसी प्रकार से बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाना है, उत्तरदायित्व बनाना है, ताकि वो खुद की लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके, समझ सके, अपने जीवन को जी सके। सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव रखना है, टीचर को अपना दृष्टिकोण कभी भी नेगेटिव नहीं करना। आगे प्रत्यक्ष अनुभव, हमें बच्चों को डायरेक्ट अनुभव दे दो, बच्चा बेहतर तरीके से सीख जाएगा। डायरेक्ट अनुभव का मतलब क्या है कि आप सीधा बच्चे को क्रिकेट स्टेडियम ले गए, आप सीधा बच्चों को हॉकी खिलाने ले गए, आप बच्चों को सीधा लैब में ले गए, आपने क्या किया, प्रत्यक्ष अनुभव बच्चों को कराया। वास्तविक जीवन से जोड़ना, वही लाइफ से रिलेट कराओगे। दूसरा, हमें प्रतिस्पर्धी नहीं बनाना, हमें बच्चों के अंदर जो है प्रतिस्पर्धा नहीं रखनी, लेकिन अगर हम खुद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मतलब खुद को इंप्रूव कर रहे हैं। अब मान लीजिए लास्ट टाइम आपके सीटेट में 88 नंबर आए थे, अब आपको खुद से प्रतिस्पर्धा करनी है कि मुझे 110 लेके आने हैं, तो आपकी खुद से होगी तो आप इंप्रूव करोगे, लेकिन दूसरों से नहीं करना। अगर दूसरों से आ रही है ना तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, वो कभी आंसर नहीं होगा। समझ में आया? चलो आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे आपका लोकतांत्रिक, आप सभी को पता है हम कैसे देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक, तो हमें बच्चों को भी लोकतांत्रिक बनाना है कि बच्चे भी अपना जवाब, अपना उत्तर जो है अपनी मर्जी से दे सके, उन्हें आजादी हो, बोलने की स्वतंत्रता उन्हें मिले। तो प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए आपकी क्लासरूम का। समावेशी शिक्षा, समावेशी मतलब सबका विकास। ये आपकी क्लासरूम है, यहाँ पर एक बच्चा की छोटी हाइट है, एक बच्चे की लंबा है, एक बच्चा बहुत ज्यादा मोटा है, एक बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, तो ऐसे एक बच्चे को कम दिखाई देता है, एक बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आईक्यू कम है, एक बच्चे का आईक्यू बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार के अलग अलग बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिले। ये सभी बच्चे कहाँ पर रहेंगे, एक ही क्लासरूम में आपका रहेंगे। ठीक है, ये बच्चे क्या रहेंगे, इसी क्लासरूम में रहेंगे, लेकिन क्या अलग अलग विभिन्नता है, और आपको इन सबको एक साथ लेके चलना है, लेकिन नीड का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि सबको एक ही डंडे से आकोगे, नहीं, सबकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें करिकुलम, उनकी नीड, उनकी शिक्षण पद्धति आप सभी नीड के अकॉर्डिंग कराओगे। तो यही है समावेशी, मतलब सबका विकास एक साथ लेकिन अलग अलग तरीके से। ठीक है, चलो इसके दूसरी लाइन कह सकते हो, सब जो है एक, मतलब एक ही छत के नीचे सब बच्चे आए, इसका मतलब ये होता है समावेशी, सबका समावेश, एक ही छत होनी चाहिए सब बच्चों के ऊपर। आगे विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में मतलब अलग अलग तरीकों से। ठीक है, अलग अलग तरीकों से आप क्या करोगे, भाषा का या आप सीडीपी में किसी भी प्रकार की चीजों का हम क्या करेंगे, विभिन्न संदर्भों में कर रहे हैं तो पॉजिटिव है। हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग एक्टिविटी यूज करा रहे हैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसी आपका विभिन्न गतिविधियां, हमें बच्चों को अलग अलग गतिविधि से समझाना है। कोई बच्चा बोल के अच्छा समझता है, कोई बच्चा लिख के समझता है, हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, हमें बच्चों की नीड पर ध्यान देना है बस। त्रुटि, बच्चे कैसे और क्या, देखो अगर बच्चा त्रुटि करता है तो क्या है, पॉजिटिव चीज है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो वो सीख रहा है, तो बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, इसमें त्रुटि का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर बच्चा एरर कर रहा है, अगर बच्चा कहीं गलती कर रहा है, तो कभी नेगेटिव नहीं है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि बच्चा उससे सीखता है, लर्निंग होती है। तो याद रखना, जो चीज हमें लर्निंग करा रही है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। आगे बात करेंगे, यह अस्थायी होती है, त्रुटि जो होती है अस्थायी होती है और शिक्षण प्रक्रिया का अंग भी होती है, क्योंकि ये क्या है, आप धीरे धीरे खत्म कर दोगे अपनी गलती को। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने जो है 2 और 2 उन्होंने जो है 5 कर दिया, तो आपने अगली बार बताया बेटा 2 और 2 ऐसे 4 होता है, तो बच्चे ने क्या कर दिया, अपनी जो त्रुटि थी वो अपने उसने बंद कर दी, तो अस्थायी थी तो उसने 4 ही लिखा अगली बार। तो क्या है, ये अस्थायी होती है, आप इसे चेंज कर सकते हो और शिक्षण में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपको कुछ ऐसे की पॉइंट है जो कि एग्जाम को इजी बनाएंगे, जैसे कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये जितना भी लिखा है ना, ये क्रिएटिविटी की विशेषता है। जैसे कि मौलिक होने चाहिए, नवीन होनी चाहिए। क्रिएटिविटी क्या है, नवीनता कोई तो दर्शाती है, नई नई चीज आप लेके आ रहे हो। लचीलापन, आप उसमें थोड़ा चेंज कर सको। आपका धारा प्रवाह होना चाहिए, तो ये सृजनात्मकता की विशेषता है। एक बार सीधा पूछा गया था, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन, धारा प्रवाह। और ना सिर्फ सृजनात्मकता बल्कि आपके अलग से की पॉइंट भी है कि हमें बच्चों को नवीनता की तरफ लेके जाना है, लचीलापन होना चाहिए आपके करिकुलम में, ताकि आप उसमें चेंज कर सको। ठीक है, कोई भी फिक्स चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल चीजें होनी चाहिए। आगे समूह चर्चा कराओगे, इससे बच्चा क्या होगा, अपने विचारों को आदान प्रदान करेगा, एक दूसरे से सीखेगा। आगे प्रगतिशील, इससे हर बार 1 या फिर 2 भी क्वेश्चन आते हैं, हर बार फिक्स हो रहा है ये तो 2 साल से तो कम से कम। ठीक है, क्योंकि नया ट्रेंड टॉपिक है, नया चल रहा है ये। प्रगतिशील, बच्चों की प्रगति कराना, मतलब ऊपर लेके जाना, तो इसमें जितने भी हमने की पॉइंट देखे ना वो सब आ जाएंगे, है ना।
तो प्रगतिशील शिक्षा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। बहुभाषिकता ये एक संसाधन है। अब मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा उर्दू बोलता है, एक बच्चा अंग्रेजी बोलता है, एक बच्चा हिंदी बोलता है, तो ये सब क्या है आपके लिए एक पॉजिटिव संसाधन है, क्योंकि उर्दू वाला बच्चा हिंदी भी सीख रहा है, हिंदी वाला आपका इंग्लिश भी सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे आपस में एक संसाधन के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं। तो बहुभाषिकता, बहुविभिन्नता या फिर विभिन्नता, विभिन्न संदर्भ, ये पॉजिटिव होते हैं। प्रश्न करने का अवसर देना बच्चों को, प्रश्न पूछने के लिए आपको एक्टिव रखना है। भाई पूछो, तुम्हें क्या पूछना है, हमेशा ऐसे। जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि जो भी डाउट हो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई देती हूँ। कोई ऐसा आपको कमेंट या डाउट नहीं मिलेगा जो रियल में पूछने वाला है और मैंने उस पर आपका रिप्लाई ना दिया हो। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देती हूँ डेली। 1 घंटा तो मैं सिर्फ आपका रिप्लाई पढ़ती हूँ, ठीक है। आगे आपका पोर्टफोलियो का प्रयोग। पोर्टफोलियो क्या होता है, ये मैंने आपका वीआईपी टॉपिक कराया है हिंदी पेडागोजी में, तो उसमें बताया पोर्टफोलियो आपका एक तरीके का सीवी होता है, ठीक है। आपका रिज्यूम होता है जिसमें हम बच्चों का पूरा बायोडेटा रखेंगे। रिज्यूम में तो आप पॉजिटिव चीजें रखोगे सिर्फ, आप ये नहीं रखते कभी रिज्यूम में या सीवी में अपने नौकरी पे जा रहे हो कहीं पे कि मैं 10वीं में एक बार फेल हो गया, कभी नहीं लिखोगे, ठीक है। लेकिन पोर्टफोलियो में हम सब लिखते हैं, जीरो से आपका हीरो सब लिखते हैं। पॉजिटिव भी लिखेंगे बच्चे का, नेगेटिव भी, है ना, कि बच्चे को कहाँ पर कमी है, बच्चा कहाँ पर ज्यादा इंप्रूव करता है, बच्चे ने क्या क्या उपलब्धि हासिल की, वो सब प्रदर्शन हम पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो पोर्टफोलियो का यूज करने से क्या होता है, हमें बच्चों का पता लग जाता है। मान लीजिए एक बच्चे ने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, अगर उसका पोर्टफोलियो है ना, तो दूसरा टीचर बहुत ईजी तरीके से उसे पढ़ा सकेगा। आगे सहयोग और सामाजिक गतिविधि। क्या है, सहयोग होना चाहिए बच्चों के अंदर और सामाजिक गतिविधि करानी है, क्योंकि हमें रहना कहाँ है, हमें समाज में ही तो रहना है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं भाई हम चांद पे जाके रहेंगे, नहीं ना। तो हमें क्या है, सामाजिक गतिविधियां सहयोग के साथ रहना है। क्षेत्र भ्रमण से क्या होता है, आपको अनुभव मिलता है, प्रत्यक्ष अनुभव तो हमें कराना चाहिए। आपका उग्रमुखी व्यवहार, मतलब हमें बच्चों के अकॉर्डिंग व्यवहार करना है। बच्चा जैसा व्यवहार देखता है वैसा सीखता है, तो हमें उनके व्यवहार को भी इम्प्रूव करना है। आगे बच्चों के विचार को हमें हमेशा महत्व देना है, हमें बच्चों के विचार को हमेशा प्रोत्साहन करना है, ताकि उनकी क्रिएटिविटी दबे ना, बल्कि इम्प्रूव हो, निखर के आए। आगे बात करेंगे अब है आपके नेगेटिव। अब ये जितने भी की पॉइंट देखे ये सब थे पॉजिटिव, ठीक है। अब हम आपके नेगेटिव देखेंगे। अब आपका नेगेटिव ये सीधा मिलेगा, और याद रखना सीटेट में सबसे पहले नेगेटिव हटा देना, क्योंकि हम भारतीय, हमें सबसे पहले नेगेटिव चीजें दिखती है, ठीक है। अगर आपके लिए किसी ने कितना भी किया हो आपको याद नहीं रहेगा, आपको अपनी मम्मी का भी, आपको अपने पापा का भी याद नहीं रहता लगभग, ठीक है। लेकिन उन्होंने आपको डांट दिया तो आपको बुरा ही याद रहेगी, आपको पॉजिटिव बहुत कम रहती है। आपके साथ नहीं, सभी के साथ है, ठीक है। तो हमेशा नेगेटिव चीज हमें ज्यादा याद रहती है, तो हमेशा क्वेश्चन में नेगेटिव अलग कर देना, पॉजिटिव खुद मिल जाएगा। तो ये सब नेगेटिव है, आंख बंद करके नेगेटिव में काट कर देना, ठीक है। चलो भाई एक बार आप सभी लाइक कर दो, ठीक है। यहाँ तक आए हो तो एक बार लाइक करो, शेयर करो। आप सभी को पढ़ के पता लग रहा हो क्या मैं चीजें आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, तो उन दोस्तों के साथ जो आपके कॉलेज ग्रुप है ना, तो आपके पास तो बहुत सारे कॉलेज ग्रुप होंगे, तो एक बार उनमें शेयर कर देना, ताकि सब बच्चों को पता लगे कि क्या सीटेट होता है और किस की पॉइंट से निकलता है। चलो अब बात करेंगे आपका अलग करना और वर्गीकरण करना। अगर हमने बच्चों को अलग कर दिया तो हम जो न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का, समावेशी का, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, और हमें कभी भी बच्चों को अलग नहीं करना। तो हमेशा नेगेटिव है, कहीं पर भी मिले तो ये आंसर नहीं होगा अगर पॉजिटिव पूछा है। स्टार्टिंग में ही बता दी मैंने चीजें, अगर पॉजिटिव पूछा है तो जो पीछे गए वही आंसर हो गया, अगर नेगेटिव पूछा है आपसे तो ये जो मैं आपको करा रही हूँ ना, इनमें से ही आंसर होगा कोई ना कोई। तो आगे नियंत्रित करना, अगर आप बच्चों को कंट्रोल करोगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। बच्चे मशीन नहीं है जो आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। बंद अंत वाले, मतलब वही जो मैंने बताया अभिसारी, ठीक है। मैंने अभिसारी समझाया था ना अभी, अभिसारी अपसारी, तो यह आपका अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट, ठीक है। बंद वाले मतलब क्लोज एंडेड, ये वाले नेगेटिव होते हैं। इसका दूसरा नाम अभिसारी चिंतन, ये हमेशा दोनों नेगेटिव रहेंगे। पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा, अगर पुरस्कार से बच्चा सीखने लगा तो मैं आपको पुरस्कार दूं कि आप सीटेट पास करो, मैं आपको एक बाइक दिलाऊंगी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप छोटे बच्चे नहीं हो, छोटा बच्चा कर लेता है, लेकिन जैसे ही बड़े हो जाओगे ना तो पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा थोड़ी खत्म कर देता है, ये कुछ ही समय के लिए रहेगी। आपको पता लग गया, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको जो है पीएचडी, आपको पीएचडी करनी है तो आप नहीं करोगे, आप 5-6 साल नहीं दोगे, चाहे आपको मैं सीधा ही कहूँ कि मैं आपको हेलीकॉप्टर दिलाऊंगी, ऐसा करने वाले नहीं हूँ, क्योंकि अभी बाह्य प्रेरणा से कहीं आप ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते, सिर्फ छोटे मोटे टास्क कर सकते हो, तो ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तुलना और पक्षपात करना, अब मैं तुलना करूं कि राम जो है शाम से ज्यादा अच्छा है, शाम जो है राम से बहुत खराब है, वो पढ़ता नहीं है, तो ये तुलना से क्या होगा, चीजें और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। हमारे भारत में यही होता है कि हम तुलना बहुत करते हैं। देखा उसकी वाइफ कितनी सुंदर है, तुम देखो, अरे देखा है उसका भाई कितना पैसा कमाता है, तुम देखो। तो हम जितना ज्यादा तुलना करते हैं ना उतना हम नेगेटिव होते हैं, और हम ये सोचते हैं
कि सीखेगा इससे, ऐसा कुछ नहीं होता, हम नेगेटिव बन जाते हैं। ये आपके घर, आपकी लाइफ, आपके जीवन में कभी ना कभी हुआ होगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की सच्चाई है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमारे जीवन में। अब है आपका ज्ञान, लिंग के आधार पर समूह विभाजन करना। अब मैं कर दूं, आपको सीडीपी का ज्ञान नहीं है ना, तो आप सीडीपी की क्लास में मत आओ। अगर मैं ऐसा विभाजन कर दूं, अरे ज्ञान नहीं है तभी तो सीखने आना है, ठीक है। अब मैं कर दूं कि आपको हिंदी नहीं आती, तो भाई आप हिंदी की क्लासेस मत देखो। ऐसा पॉसिबल है? नहीं कर सकते। आप टीचर हो, आपको सबको लेके चलना है। आगे आपका लिंक के, अब मैं कह दूं कि लड़कियां जो है भाई मैथ लेंगी, लड़के जो है मैथ नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे मैंने उल्टा बताया, क्योंकि पहले ऐसे चलता था कि लड़की जो है मैथ नहीं लेगी क्योंकि उन्हें नहीं आता। ये अवधारणा पहले से ही बना रखी थी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और ये लगभग समाप्त हो चुकी है। अब लड़कियां मैथ में बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। आगे बात करेंगे व्याकरण पर बल देना। व्याकरण पर बल देना मतलब परिभाषा रटाना, ठीक है। परिभाषा रटा रहे हो, व्याकरण में क्या होती है? परिभाषा, डेफिनेशन, ठीक है। वो सब क्या करा रहे हो? याद करा रहे हो। तो अगर उस पर बल दोगे ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे अगर आप नंबर की बात कर रहे हो कि राम के तो नंबर 90 आए हैं, तुम्हारे नंबर तो 50 आए हैं, तो भाई गलत है, ठीक है। ग्रेड की बात कर रहे हो, रैंकिंग की बात कर रहे हो कि शाम देखो जी शर्मा जी का लड़का जो है आज यूनिवर्सिटी में टॉप किया, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। आप बेशक सोच के खुश हो जाओ कि ये पॉजिटिव चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। उत्तीर्ण, कोई पास या फेल हो रहा है तो उससे उसकी लर्निंग खराब या बेकार हम ऐसे नहीं कह सकते कि आप फेल हो गए तो आपने सीटेट नहीं समझा है, सीटेट की तैयारी अच्छे से नहीं की, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी एग्जाम को क्लियर करने में। मान लीजिए उस दिन आपको फीवर हो गया, मान लीजिए आपके उस सर में बहुत ज्यादा हेडेक थी, तो आप क्या करोगे? अलग अलग फैक्टर होते हैं जो कि आपको पास और फेल को डिसाइड कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े तो इस वजह से पास नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तो नेगेटिव है, पास और फेल नेगेटिव, दूसरों की तुलना करना नेगेटिव। चलो आगे देखेंगे। आगे बच्चों को दंड देना, सजा देना। अभी मैंने क्या कहा था कि बच्चे जो है भगवान है, और भगवान को आप सजा दे सकते हो? भाई ना जी ना, तो ये तो हमेशा नेगेटिव है। शिकायत करोगे आप भगवान की कि भगवान ने आज मेरी बात नहीं सुनी, आप पी के नहीं बन सकते, ठीक है। आप भगवान समस्या बोझ, आप भगवान को समस्या मानोगे, आप भगवान को बोझ मानोगे कि भाई ये तो मेरे सर पे आके बैठ गए? ऐसा नहीं है। बच्चे जो है भगवान है, और आप उन्हें जो है बहुत अच्छे तरीके से लेके चलोगे। तो ये सब नेगेटिव है। आगे है पुस्तक केंद्रित। अब मान लीजिए पढ़ाना बच्चों को है, पढ़ना बच्चों को है, पढ़ाना बच्चों को है, मतलब क्या है? हमें बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन हम पुस्तक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो क्या पुस्तक एग्जाम देगी? नहीं। जिस बच्चे को जिसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, हमें उसकी तो वैल्यू को ध्यान देना होगा, ठीक है। अब मुझे आपको सीटेट कराना है तो मैं सीटेट ही तो पढ़ाऊंगी। अब मैं आपको यूपीएससी का सिलेबस लेके बैठ जाऊं, अगर मैं आपका यूपी पुलिस का सिलेबस लेके बैठ जाऊं, अब मैं आपको पीएचडी का ज्ञान देने लगूं कि ऐसे ऐसे पीएचडी में ये होता है, तो क्या कुछ इसका मैटर है? बिल्कुल नहीं है भाई। तो मैं पुस्तक के अकॉर्डिंग चीजें नहीं करनी, मैं बच्चों के अकॉर्डिंग करनी है। ऐसे ही टीचर ने तो पढ़ लिया, टीचर को जो अपनी लाइफ में करना था कर लिया, अब हमें बच्चों के अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि बच्चों को बनाना है हमें कुछ ना कुछ, ठीक है। आगे बात करेंगे लैंगिक असमानता व पक्षपात। अगर हम किसी प्रकार का भेदभाव कर रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव है कि लड़का जो है अच्छा है, लड़की जो गलत है, लड़की अच्छी है, लड़के गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। एकीकृत शिक्षा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई, कब से? जब से आपकी समावेशी शिक्षा है। एकीकृत करता है चीजें अलग, जैसे कि दृष्टिबाधित के लिए हॉस्पिटल अलग कर दो, जो श्रवण बाधित बच्चे हैं जिसे सुनाई नहीं देता उनके लिए अलग कर दो। तो ये चीजें पहले होती थी, लेकिन अब इसे ही खत्म करके हमारा समावेशी लेके आए। चाहे बच्चा अंधा हो, बहरा हो, या फिर बच्चे का IQ कम हो, बच्चा बिल्कुल कुछ ना जानते हो, हम सबको समावेशी शिक्षा में डालेंगे, ठीक है। समान शिक्षण सामग्री, आप सबके लिए समान शिक्षण सामग्री यूज ही नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मान लीजिए एक बच्चा तो आप बोल रहे हो इसी से समझ जाएगा, एक बच्चे को लिख कर दिखाओ एक एक पॉइंट, तो क्या है? समान शिक्षण प्रणाली बेकार है, खराब है, लिमिट है, ये हमारे सामने होती आई है। आपकी मेरी लगभग सभी की क्या हुई है? समान शिक्षा सामग्री या विधि हमें मिली है, टीचर आता था, अपना लेक्चर दिया और चला गया। इससे हमारा कहीं ना कहीं विकास हुआ तो है, लेकिन हम और भी ज्यादा बेटर कर लेते अगर हमारी नीड को देखा जाता, हमारे इंटरेस्ट को देखा जाता, ठीक है। अब आपके साथ नहीं हुआ ना, तो अब हम बच्चों को अच्छा बनाएंगे, हम बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो ये तो गलत है। आपका अनुशासन, हतोत्साहित करना, हतोत्साहित नहीं करना, अनुशासन होना चाहिए लेकिन लिमिट में। ऐसे भी नहीं कि बच्चा सांस ही नहीं ले रहा, सांस भी आपसे पूछ के लेगा कि सर जी मैं सांस ले लूं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। हमें क्या? हतोत्साहित नहीं करना, निष्क्रिय। आप बच्चों को पैसिव बनाना है, बच्चा जो है मशीन है, क्लास में बैठा रहेगा, आप आए अपना लेक्चर दिया और चले गए, ऐसा नहीं करना। बच्चा जो है एक्टिव रखना है, पार्टिसिपेट बच्चों को कराना है। तो निष्क्रिय बहुत ज्यादा, तो निष्क्रिय जो है आपका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। आगे बात करेंगे केवल मात्र ही सिवाय बजाय रटना। देखो अगर कहीं पे केवल मिल जाए कि केवल बच्चा जो है सुनकर ही सीखेगा, तो भी गलत। केवल बच्चा केवल मतलब मात्र आ गया है ना,
कि बच्चा मात्र जो है लिखकर सीखता है, ठीक है, बच्चा लिखकर ही सीखेगा, बच्चा लिखने के सिवाय सब काम कर सकता है, मतलब कुछ भी एक की पॉइंट मिले नेगेटिव है आंसर, ये हमेशा नेगेटिव का ही होगा। आगे तकनीकी शब्द है मतलब चीजें मशीनरी कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो। वैज्ञानिक शब्दावली मतलब जो विज्ञान की मशीनें है एक तरीके की, उस सेंस में चला गया कि हर एक चीज इसमें फिक्स कर रहे हो, ठीक है, एक चीजें फिक्स कर रहे हो कि राम को सिर्फ हम जो है पढ़कर ही सुनाएंगे, चाहे उसे पढ़ के ना तो हम यही कहेंगे कि राम को पढ़ना ही है, तो हम फिक्स नहीं करेंगे, हम तकनीकी ज्ञान नहीं देंगे, बच्चे मशीन नहीं है, याद रखना, ठीक है। हम परिभाषा करके बच्चों को रटाएंगे भी नहीं, ठीक है। हम उपेक्षा नहीं करेंगे बच्चे की, और उपेक्षा इग्नोर भी नहीं करेंगे, ठीक है। अपेक्षा उपेक्षा दोनों ही नेगेटिव वर्ड होते हैं, कभी नहीं करना हमें बच्चों के साथ। हमें बच्चों की गलती इंगित नहीं करना कि बेटा तुम्हारे पिछली बार टेस्ट में 5 नंबर आए थे, हमें ये नहीं करना। हम बेशक करते हो लेकिन कभी नहीं करना। हमें बच्चों को कहना है कि बेटा इस बार जो है ना आपको ऐसे से अच्छे से करना है, तो हम उन्हें पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे, ना कि नेगेटिव की तरफ से। और आप सबको भी पॉजिटिव रहना है, ये मत सोचो कि मैम मेरे तो पिछली बार सीटेट में 89 नंबर आए थे, इस बार हो जाएगा। अरे इस बार बिल्कुल होगा आपका, डोंट वरी, ठीक है। हमें पाठ्य पुस्तक पर बल नहीं देना, हमें पुस्तकों को नहीं पढ़ाना, हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों पर ध्यान देना है। परीक्षा परस्पर प्रतियोगिता मतलब हमें बीच में क्या नहीं करना, जो कंपैरिजन नहीं करना बच्चों को, ठीक है। परीक्षा के बेस पर ही हमें एग्जाम नहीं कराना, हमें बच्चों को टॉप नहीं बनाना, ठीक है, नेगेटिव है। वाक्य व सीमित करना, हमें कोई भी चीजें जो है लिमिट में नहीं सेट करनी, बल्कि फ्लेक्सिबल रखनी है, लचीली रखनी, ताकि बच्चा अपनी मर्जी से सीख सके। आगे याद कराना, अरे कितना नेगेटिव है, याद कराओगे बच्चों को, नहीं भाई, ठीक है। स्मरण करना, कंठस्थ करना बहुत ज्यादा नेगेटिव है। आपने देखा होगा जिस दिन आप कहते हो कि आज आपका टेस्ट है तो आपको चीजें याद करके आनी है, ठीक है, बच्चा अगले दिन आता भी नहीं है क्योंकि उसे डर लगता है, ठीक है। ये आपका याद करना, स्मरण करना, रूट लर्निंग करना बहुत ज्यादा नेगेटिव है। कंठस्थ करना, ये चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव आपकी हो जाती है। पॉइंट क्लियर हुए इतने? देखो भाई, जो मैंने आज की आपको क्लास दी ये बिल्कुल मलाई थी, जो कि मैंने आपको ये मान के चलो बहुत मेहनत से तैयार की है, बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम लगा, ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा। तो आप इसे एक बार लाइक कर दो भाई, ठीक है, एक बार शेयर कर दो, और भाई जो नए हो ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतना ही बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। आप सभी बच्चों के कमेंट देखो, उन्हें पता है कि मैं क्या चीज़ें आपको दे रही हूँ। सीटेट रुकने वाला नहीं है अगर आप ये चीज़ें अच्छे से करते हो, ठीक है। अब बात करेंगे, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे कर दोगे, और बेल आइकन को ऑन रखना ताकि सारी अपडेट आपको समय पर मिल सके, ठीक है। बेल आइकन ऑन नहीं रखते। और इसके अलावा एक आपका प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है जो सिर्फ मैंने आपका सीटेट के लिए बनाया है, जिस पर मैं आपके टेस्ट कराती हूँ, ठीक है, अपना स्कोर बताना कितना रहा आज का। इसके अलावा आपका मेन टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर पीडीएफ्स, ठीक है, आपके नोट्स सब मैं आपके वहां पर ही शेयर करूंगी, ठीक है। इसमें सिर्फ आपके टेस्ट होते हैं, इसमें पीडीएफ और नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपका एक व्हाट्सअप चैनल बनाया जिसपे वैकेंसीज भर्तियां आती हैं, उस पर सिर्फ भर्तियां की न्यूज मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस पर ये मैं पीडीएफ वगैरह सेम कंटेंट दे रही हूँ, नहीं, तीनों चीजें अलग अलग बेनिफिट के लिए। ये आपका टेस्ट के लिए है, ये आपका पीडीएफ नोट्स अपडेट के लिए है, और ये आपका भर्ती वैकेंसीज जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको व्हाट्सअप चैनल पर मिलती है। तो कहाँ से ज्वाइन करना है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करोगे तो लिंक मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगी, लिंक मिल जाएगा। वरना आप किसी भी कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाना, मैं क्वेश्चन कराती हूँ कुछ, तो वहां पर मैं सभी लिंक जो है ऐड रखती हूँ, तो किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे सीधा आपको मिल जाएगा। या फिर आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, ठीक है, EN लर्नर्स चैनल, तो आपको मिल जाएगा। अब बताओ आपको क्लास कैसी लगी। अब मुझे आपका चाहिए भाई फीडबैक, ठीक है। मैं इतनी मेहनत सिर्फ आपके एक प्यारे से कमेंट के लिए करती हूँ, याद रखना, ठीक है। अब मुझे आपका एक प्यारा सा फीडबैक चाहिए, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जो भी आपका ये है कि मैम इसमें और ज़्यादा सुधार कर सकती हूँ मैं, ठीक है। वैसे मुझे ये लगता है कि मैं बहुत ही बेहतर चीज़ें दे रही हूँ आपको, लेकिन फिर भी भाई सुधार होना ज़रूरी है, और ज़्यादा बेटर करेंगे, ठीक है। आपका सजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फीडबैक देना कैसी लगी क्लास, और शेयर लाइक आप सभी कर देना, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे 9 बजे वाली क्लास में, सिलेक्शन सीरीज में। ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, सीटेट पास है, जीवन को जीते रहो, लाइफ को एंजॉय करो। ये सीटेट का प्रोसेस भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जिस दिन देखोगे ना क्वालिफाइड, बहुत एग्जाम क्वालिफाइड, या फिर पेपर 1 ही दिया है तो वो क्वालिफाइड, पेपर 2 दिया है वो क्वालिफाइड, ठीक है, वो भी अच्छा लगेगा। और हमारा मेन टारगेट ना सिर्फ आपका सीटेट है, बल्कि गवर्नमेंट टीचर बनाने के ऊपर हम लेके जाएंगे आपको। चलो भाई, मिलेंगे आपका अगली क्लास में।